नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या तेलंगाना की जीत, कर्नाटक के बाद जो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक जीत हुआ है, क्या वह ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़े संकट का संकेत दे रहा है? क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अपने इस ऐतिहासिक जीत का भी सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहा है, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है? जो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपने जीत को एक बहुत बड़े स्तर पे सेलिब्रेट किया था, पूरे देश में एक ढिंढोरा पीटा गया था, एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि अब तो कांग्रेस इस देश में कोई क्रांति कर देगा, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देगा। उस कांग्रेस पार्टी का जिस तरीके का ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में हुआ था, उसी तरीके का ऐतिहासिक जीत तेलंगाना में भी हुआ है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 10 साल से सत्ता पर काबिज उस बीआरएस को उखाड़ कर फेंक दिया, उसके चंद्रशेखर राव को उखाड़ कर फेंक दिया, जिन्होंने तेलंगाना राज्य बनवाया था। लेकिन इतना बड़ा जीत कांग्रेस को मिला है, लेकिन कांग्रेस उसको सेलिब्रेट क्यों नहीं कर पा रहा है? और क्या कर्नाटक के बाद जो तेलंगाना में कांग्रेस को जीत मिली है, उसका संदेश क्षेत्रीय क्षत्रपों में अच्छा नहीं गया है? क्या उससे क्षेत्रीय क्षत्रप भयभीत हैं? दरअसल कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था, उसमें जो कांग्रेस पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिला था, उसका जो सबसे बड़ा कारण था वह था मुस्लिम वोटर्स। दरअसल कर्नाटक में जो मुसलमानों का वोट था, 81% वोट मुस्लिमों का एक तरफा कांग्रेस पार्टी को पड़ा था, और उसी की बदौलत कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। वो एक बड़ा फैक्टर था। उसी तरीके से तेलंगाना में भी एक तरफा जो मुस्लिमों का वोट था, वह कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। और कर्नाटक और तेलंगाना में एक तरफा मुस्लिमों का वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ना, यही सबसे बड़ा चिंता इस देश के उन क्षेत्रीय क्षत्रपों का है, जो एम-वाई समीकरण या एम समीकरण को आधार बनाकर अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और सिर्फ कर्नाटक या तेलंगाना में ही कांग्रेस पार्टी को मुस्लिमों का साथ मिला, ऐसा नहीं है। इन 5 राज्यों में से 4 राज्य, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में लगभग 80% के ऊपर जो मुस्लिमों का वोट है, वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसलिए कांग्रेस नहीं जीत पाई क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम वोट निर्णायक साबित नहीं होते हैं कभी भी। लेकिन तेलंगाना में होते हैं, क्योंकि वहां पे मुस्लिमों का आबादी अधिक है, और तरफा मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी को मिलना, कांग्रेस के तरफ फिर से मुस्लिम वोटर का लौटना, यही सबसे बड़ा परेशानी इन क्षेत्रीय क्षत्रपों का है। चाहे वह केसीआर का हो, इस वजह से केसीआर सत्ता से दूर चले गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन का हो, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो। इन सभी क्षेत्रीय क्षत्रपों को अब ऐसा लगने लगा है कि अगर जिस तरीके से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के तरफ फिर से मुड़ने लगा है, अगर यही स्थिति रहा तो हम सबका जो राजनीतिक वजूद है वो खत्म हो जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत से भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भयभीत क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, और उनका यही एक कारण है, मुस्लिम वोटर्स। और यही कारण है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का जीतना कांग्रेस के लिए बड़े संकट का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। और वह बड़ा संकट क्या है? वह बड़ा संकट है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इस देश के तमाम मोदी विरोधी दल, तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप जो अपने अपने क्षेत्रों में मुस्लिम वोटों की वजह से राजनीतिक वजूद बचा कर रखे हुए हैं, वो सबके सब मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया था, जिसका सर्वे सर्वा कांग्रेस पार्टी और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुपर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी बनने की प्रयास कर रही। पूरी तरह से उस इंडिया अलायंस को, जिसको नीतीश कुमार ने बनाया, उस इंडिया अलायंस को एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने हाईजैक कर लिया था। और वो हाईजैक इसीलिए किया था कि 2024 के चुनाव में किसी भी तरीके से
कांग्रेस पार्टी अपने राजकुमार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा सके। लेकिन जैसे ही इन 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, वैसे ही वो तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप जिनको इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों का जमानत बचाना मुश्किल हो गया है, इन सभी के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, इन सभी लोगों ने इन विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इनके उम्मीदवारों की जमानत नहीं बची है। अरविंद केजरीवाल तो 200 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे 3 राज्यों को मिलाकर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इन 200 में से एक भी उनके कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा है। इसी तरह से नीतीश कुमार का भी हाल हुआ। मध्य प्रदेश में 10 कैंडिडेट खड़ा किए, एक कैंडिडेट का जमानत नहीं बचा। अखिलेश यादव लगभग तीनों राज्यों में मिलाकर 70 से 80 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किए थे, एक भी उम्मीदवार का जमानत नहीं बचा। लेकिन फिर भी ये सब के सब उस कांग्रेस को आंखें दिखा रहा है जो कांग्रेस तेलंगाना में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। और वो ऐसा इसलिए कि इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को अब स्पष्ट समझ में आ गया है कि इस देश में उनको खतरा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को पता है कि किसी भी सूरत में इस देश का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन कांग्रेस से उनको परहेज नहीं है, क्योंकि पहले ये जितने भी वर्ग समूह है, ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का ही वोटर था। कांग्रेस से ही अलग होकर इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के पास गया था। अब वही वोट समूह इन क्षेत्रीय क्षत्रपों से वापस होकर फिर से एक बार कांग्रेस की तरफ अपना उम्मीद देख रहा है, उनके तरफ लौटना शुरू हो गया है। और इसका शुरुआत दिल्ली के एमसीडी चुनाव से होना शुरू हो गया था। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़े पैमाने पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के मेयर जीता है। उसके बाद कर्नाटक के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद अब तेलंगाना में भी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। और अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर मुस्लिम समाज निर्णायक मोड़ पे होते तो इन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी जीतती जरूर। इन सभी चीजों से पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी जो दिखाना चाह रही थी क्षेत्रीय क्षत्रपों को, उसमें तो वो कामयाब रही है कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिनको वोट देने से मुसलमान पीछे नहीं हटते हैं। और कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों का सबसे फेवरेट पार्टी है। जो असदुद्दीन ओवैसी दिन रात मुसलमानों का ही भजन गाता है, उस असदुद्दीन ओवैसी को भी तेलंगाना में अपना सीट बचाना बड़ा भारी पड़ा है और मुश्किल उन्होंने अपना सीट बचा पाया है। मुसलमान उसके पीछे भी खड़े होने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया है। और यही समर्थन इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए काल साबित होगा। और शायद इसी को भांपकर अब एक क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को आंखें दिखा रहा है। और आंखें इस कदर दिखा रहा है कि जिस दिन विधानसभा के चुनाव का नतीजा आया, उसी दिन शाम को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस को चौथे मीटिंग के लिए बुलाया था 6 दिसंबर को, यानी आज 6 दिसंबर यानी कल इंडिया अलायंस को मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन एक स्वर में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी के सभी ने मना कर दिया है कि हम इस मीटिंग में नहीं आएंगे। जिसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को वह मीटिंग कैंसिल करना पड़ा है। समझ जाइए कि 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक जीत किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी बखूबी जानता है कि अगर लोकसभा चुनाव में वो इस अलायंस में नहीं रहा और लोकसभा चुनाव में यह अलायंस नहीं रहा, उससे पहले अगर टूट गया तो उसका परिणाम क्या होगा। ऐसे भी 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने इस अलायंस का कोई हैसियत नहीं है। एक पैसे की वैल्यू नहीं है इस अलायंस का। ये चाहे रहे या टूट जाए, इससे नरेंद्र मोदी के सेहत पे या बीजेपी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सेहत पे फर्क जरूर पड़ेगा। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बावजूद इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के सामने
सरेंडर करने के लिए मजबूर है, सरेंडर किया है। और जो क्षेत्रीय छत्रप अपने जमानत नहीं बचा पाए इन 3 राज्यों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में, वो क्षेत्रीय छत्रप भी कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने में सफल रहा है, उनको दबाने में सफल हो रहा है। लेकिन इस एनडीए अलायंस के बीच में कुछ भी होगा तो उससे फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। जिस तरीके का जूतम पैजार है शुरू हो चुका है इस इंडिया अलायंस के अंदर, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेगा, ये खत्म हो जानी है। लेकिन उससे पहले इसमें जितने भी दल शामिल हैं सब के सब पूरी तरह से जनता के सामने नंगे हो जाएंगे। नंगे ऐसे भी हो चुके हैं कि जो अखिलेश यादव, जो अरविंद केजरीवाल इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान पानी पी पी के कांग्रेस को गाली दे रहा था, यह बताने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, इनको कभी वोट मत देना। फिर से उसी कांग्रेस पार्टी के साथ अगर ये सब लोग एक मंच पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं तो नंगे तो ऐसे भी ये सब हो गए। जनता तो इनको समझ चुकी है ना भाई, ये सब के सब अवसरवादी है, ये अवसरों का सौदा कर रहा है। मूल रूप से इनके अंदर किसी तरह का कोई गठबंधन या गठजोड़ नहीं है, यह गठबंधन पूरी तरह से ठगबंधन है। जिस तरीके का रुख रहा है इन नेताओं का एक दूसरे के प्रति, उससे यह तो अब साबित हो गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है, ये वाकई घमंडिया गठबंधन ही है। जिस तरीके से इनमें शामिल दलों के नेताओं के अंदर एक दूसरे के लिए घमंड भरा हुआ है, एक दूसरे के लिए वैमनस्य भरा हुआ है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति जो विरोध है, ये सब के सब उस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि यह कोई इंडिया अलायंस नहीं, ये पूरी तरह से घमंडिया अलायंस। तो आगे आगे देखिए, आगे और भी मजे आने वाला है इन तथाकथित इंडिया अलायंस के अंदर। अभी तो जूते चलना शुरू हुआ है, देखिए कि कौन कितना जूते खाता है। और 2024 के चुनाव आते आते ये सभी लोग आपस में इतने जूते बरसाएंगे कि सबके सब, सभी का सभी, इन सभी लोगों का चेहरा सूझा हुआ नजर आएगा। किसी का चेहरा पहचान में नहीं आएगा कि कौन कौन है। अपने ही जूते से ये लोग अपना ही चेहरा सुझा लेंगे 2024 के चुनाव तक। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।